हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जो कि आपका पॉलिटिक्स का चैप्टर है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। तो इसका क्वेश्चन आंसर्स आज हम इस टॉपिक में करेंगे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ फॉल्स स्टेटमेंट्स यानी गलत जो है सेंटेंसेस हमें यहाँ पे दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन ईच केस, हर एक केस में हमें गलती को ढूंढना है। एंड री राइट दीज करेक्टली बेस्ड ऑन वॉट यू हैव रीड इन दिस चैप्टर। और इस चैप्टर में जो हमने पढ़े हैं उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। फर्स्ट है, leaders of the freedom movement had an open mind about whether the countries should be democratic or not after independence, कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतंत्र हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकेंड, अगर हम देखें, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द सेम व्यू ऑन द ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। तो वो सहमत नहीं थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको चेंज हम करेंगे तो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैज़ सेम व्यूज़ जो दिया हुआ है, सेम व्यूज़ को हम क्या कर देंगे यहाँ पे, डिफरेंट व्यूज़। सेम व्यूज़ को हमने चेंज कर दिया डिफरेंट ओपिनियन ऑन वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसमें चेंज हो गया कि वो सब के सब उस चीज़ पे सहमत नहीं थे। सी, अगर हम देखें, अ कंट्री दैट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी, कि जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतंत्र शासन व्यवस्था ही होगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, दिस कैन नॉट बी सेड विथ श्योरिटी, हम इसमें पूरी श्योरिटी के साथ यानी पूरी निश्चितता के साथ हम इसको नहीं कह सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उनके अकॉर्डिंग हम इस बात के लिए श्योर नहीं है। डी हमें दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडमेंट बिकॉज इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री, कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो ये भी गलत है, चेंजेस हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट, तो कैन नॉट बी जो है उसको हमने क्या चेंज कर दिया, कैन बी अमेंडमेंट टू कीप अप विद द चेंजेस इन एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी, की सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है हम उसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, विच ऑफ दीज वॉज द मोस्ट साइलेंट अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, की दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण था। तो इसमें पहला दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, दूसरा दिया हुआ है स्त्रियों और पुरुषों का, और तीसरा दिया हुआ है गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, और तीसरा दिया है रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो इसमें डी जो है वो आपका ऑप्शन करेक्ट है। बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजॉरिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो इसका रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आपका दिया हुआ है, Which of these is a provision that a democratic constitution does not have, कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान जो है, प्रोविज़न जो है वो नहीं रखा गया। तो इसमें फर्स्ट है पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, शासन प्रमुख के अधिकार हैं। दूसरा है नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, यानी शासन प्रमुख का नाम। और तीसरा जो है पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, यानी विधायिका जो है उसके अधिकार। फिर है नेम ऑफ द कंट्री, देश का नाम। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, यानी किसी भी राज्य का जो मुखिया है, सीएम है, उसका जो नाम है वो इसमें यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो है मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर रोल्स इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका को जो है हमें यहाँ पे मैच करना है एक दूसरे से। तो फर्स्ट हम करते हैं मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू जो हैं उनका अब आएगा 4th के साथ में, प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन
इन 1928 इन्होंने 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन को हम ये कहें कि बनाया था। बी आर अम्बेडकर जो हैं ये आएंगे आपके चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो प्रारूप कमेटी थी उसके ये चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। थर्ड है राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे, तो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर आपके हैं सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू जो है मेंबर थी, एक सदस्य थी विधानसभा की, संविधान सभा की, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गए आपके मैच द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, रीड अगेन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेहरूज स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी एंड आंसर द फॉलोइंग, कि जवाहरलाल नेहरू की नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पे देने हैं। तो पहला प्रश्न इन्होंने किया है कि वाई डिड नेहरू यूज़ द एक्सप्रेशन नॉट होली और इन अ फुल मेजर इन द फर्स्ट सेंटेंस। उन्होंने अपने पहले वाक्य में जो है नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है, उन्होंने अपने पहले सेंटेंस में ऐसा क्यों कहा। तो ये टास्क जो था ऑफ बिल्डिंग अ नेशन इज़ एन यंगटन टास्क, ये बहुत ही मुश्किल टास्क था, विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड इन वंस लाइफ टाइम, हेंस नेहरू हैज़ यूज दिस एक्सप्रेशन, और इसलिए जो है उन्होंने अपने वाक्य में इस सेंटेंस का यूज़ किया। बी जो है उन्होंने कहा था कि व्हाट प्लेज डिड ही वांट टू मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, नए भारत के सपने किस तरह जो है हम कहें कि विश्व से जुड़े हुए थे। नहीं, इसमें आपका सॉरी बी में है कि वे संविधान निर्माता जो थे, संविधान के जो मेकर्स थे, उनसे क्या शपथ हम कहें कि चाहते थे कि वो क्या शपथ लें। ही वांटेड दैम टू टेक द प्लेज ऑफ बिल्डिंग अ नेशन, उन्होंने कहा कि आप इस तरह की शपथ लें जिससे कि राष्ट्र का निर्माण हो, इन विच जिसके अंदर देयर वुड नॉट बी अ सिंगल पर्सन विद टीयर्स इन आइज, किसी भी एक व्यक्ति की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। ही वांटेड दैम टू अंडरस्टैंड अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सभी को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी को समझना होगा। विद डेस्टिनी हैड ट्रस्ट अपॉन दैम, कि जिस तरह से भाग्य ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। सी क्वेश्चन इसमें आपका दिया है, द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू विप एवरी टीयर फ्रॉम आई, हु वॉज ही रेफरिंग टू, कि हम ये कहें हमारी पीढ़ी में सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आँख से आंसू पोंछने की है। वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें वो कर रहे हैं ही वो सफरिंग टू रिफरिंग टू महात्मा गांधी, यहाँ पे वो महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है, हियर आर सम ऑफ द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर मीनिंग्स, री राइट दैम मैचिंग विद करेक्टली, कि हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं, इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा हमें लिखना है। तो फर्स्ट इन्होंने दिया है सॉवरेजन मतलब संप्रभु जो दिया हुआ है, इसको हम मैच करेंगे, पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस, ठीक है। तो इन दोनों को फिर आपका बी रिपब्लिक, तो रिपब्लिक का मतलब क्या है, गणतंत्र, तो गणतंत्र में आएगा आपका थर्ड, हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन, तो ये हो गया आपका थर्ड के साथ में मैच। फिर है फर्टिनिटी का मतलब होता है बंधुत्व, कि सब लोग जो हैं एक बंद कर रहे हैं, एक रिलेशन में रहें, तो सी को हम मैच करेंगे फोर्थ के साथ में, दैट पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, तो गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन, जो सरकार है वो किसी एक धर्म का जो है समर्थन नहीं करेगी, या हम कहें कि फेवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, A friend from Nepal has written you a letter. Describe the political exercise situation there. एक दोस्त है आपका जो नेपाल में रहता है, उसने वहाँ से आपको एक पत्र लिखा है जिसमें उसने नेपाल की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, स्थिति है, उसको आपको बताया है। एंड मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ आर अपोजिंग द रूल्स ऑफ द किंग, और कई सारी जो हम ये कहें कि जो पार्टीज़ हैं वो राजा के शासन का विरोध कर रही हैं। उनमें से कुछ का कहना है कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं, और दूसरा हम कहें कि अन्य पार्टियां जो हैं वो नया गणतंत्र संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही हैं। इस विषय में अपनी राय बताते हुए आपको अपने मित्र को लेटर लिखना है, यानी चिट्ठी उसको लिखनी है कि इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। बोथ द ऑप्शंस आर प्लॉजिबल, दोनों ही ऑप्शंस ठीक है।
इफ़ द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रॉपर, अगर वर्तमान में जो संविधान है अगर वो सही है, दैन इट कैन बी अमेंडमेंट, तो उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। टू इंक्लूड मोर पावर्स टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें कि जो नए नवनिर्वाचित जो लीडर्स होंगे उनको कुछ और पावर्स आप दे सकते हो। इफ़ द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फुल ऑफ लूप होल्स, लेकिन अगर वर्तमान में जो संविधान है अगर उसमें बहुत सारी कमियां हैं, देन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी ड्राफ्टेड, तो एक नए संविधान का निर्माण किया जा सकता है। फॉर दिस अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो हम कहें कि संविधान सभा जो है शुड बी फॉर्म्ड बाय इंक्लूडिंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनको बनाना चाहिए, नए जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको उनसे बात करनी चाहिए, एंड दे शुड कलेक्टिवली डिसाइड, और वो एक साथ मिलकर ये डिसाइड करें अबाउट अ पर्टिकुलर ऑप्शन, कि इन दोनों ऑप्शंस में क्या उनको चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया है, हियर आर सम डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दैट मेड इंडियाज India a democracy. How much importance would you give to each of these factors? कि भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, वी रिसीव ट्रेनिंग टू वर्क विद रिप्रेजेंटेटिव्स लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस अंडर द ब्रिटिश रूल, कि हम कहें कि अंग्रेज़ शासनों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय जो हम ये कहें कि जो रूल्स बने थे, तो उनसे हमने जो है यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा है, प्रशिक्षण हमने लिया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फैक्ट कैन नॉट बी इग्नोर, तो इस तत्व को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि वी शुड एक्नॉलेज दैट वी लर्न मैनी गुड थिंग्स फ्रॉम ब्रिटिश रूलर्स विद डेमोक्रेसी वे वॉज वन ऑफ दैम, कि हमने उनके शासन से सब बुरी ही चीज़ें को एक्सपीरियंस नहीं किया है, बल्कि हम कहें कि कुछ अच्छी चीज़ें जैसे डेमोक्रेसी है उसके बारे में भी हमने जो है उनसे सीखा, तो ये जो है रियल में हमने उनसे सीखा है। तो फ्रीडम स्ट्रगल चेंज द कर्नल एक्सप्लोटेशन एंड डिनाइल ऑफ डिफरेंट फ्रीडम्स टू इंडियंस, फ्री इंडिया कुड नॉट बी एनीथिंग बट डेमोक्रेटिक। तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने उपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह से जो है हम कहें तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। तो फ्रीडम स्ट्रगल वॉज इम्पॉर्टेंट इन स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ या स्वतंत्रता हम ये कहें कि जो संघर्ष हुए उनमें जो एक आइडिया स्प्रेड आउट किया गया नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयवाद की बात की गई इन इंडिया भारत में, एंड इनकलकेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग डिसीजन बाय कंसेंसस। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आइडियाज़ जो हैं मोटिवेशंस जो हैं हमारे लीडर्स को मिला। वी वर लकी टू हैव लीडर्स हु हैव डेमोक्रेटिक कन्विक्शंस, द डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी इन सेवरल अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज शो द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ दीज लीडर्स, कि हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में जो होते हैं लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। तो वी वर indeed lucky that we did not have leaders who are autocratic, कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो लीडर्स थे उस समय वो ऑटोक्रेटिक नहीं थे। इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल इज़ द ओनली एग्जाम्पल ऑफ ब्लडलेस फ्रीडम स्ट्रगल, कि ये जो है बिना खून बहाए वाली स्वतंत्रता जो है सिर्फ ये एक ऐसा उदाहरण है जो हमारे देश का है। इन द कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्री, अगर हम अपने इतिहास को उठाकर देखते हैं, दिस कुड बी पॉसिबल बिकॉज आवर नेशनलिस्ट लीडर हैड द मेच्योरिटी टू लिसन द अदर्स व्यू, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रवादी जो नेता थे उनकी अगर हम बात करें तो उनमें एक मेच्योरिटी थी और वो दूसरों के व्यूज़ को सुनते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी बात को आगे से आगे रखा जाए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंडक्ट बुक फॉर मैरिड वुमेन पब्लिश्ड इन 1912। God has made the female species delicate and fragile both physically and emotionally. Pitiable and incapable of self-defense, they are destined, those by God, to remain in male protection of father, husband, and son all their lives. Women should therefore not despair, but feel obliged that they can
dedicate themselves to the service of man. Do you think the values expressed in the para reflect the values underlying the constitution, or does this go against the constitutional values? कि 1912 की अगर हम बात करें, 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक में निम्नलिखित अंश जो दिया गया है हम उसको पढ़ें। ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से ज़्यादा नाजुक बनाया है, उन्हें आत्मरक्षा के भी योग्य नहीं बनाया। इसलिए ईश्वर ने ही उनके जीवन पर हम कहें कि पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है, कभी पिता के, कभी पति के, तो कभी पुत्र के संरक्षण में। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात में अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने आपको पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती हैं। क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं या वे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं? कि क्या ये बात ज़रूरी है कि लेडीज़ को, महिलाओं को हर चीज़ के लिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए जेंट्स पे या मेल्स पे डिपेंडेंट होना चाहिए? द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट्स एवरी सिटीज़न इक्वली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर डिस्टिंक्शन। कि अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में कोई भी लिंग का जो व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सब एक समान है, किसी में भी किसी तरह का कोई लिंग भेद नहीं है। हेंस दिस पैराग्राफ डज नॉट रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग वैल्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस पैराग्राफ में हमारे संविधान की जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो यहाँ पे शो नहीं किए गए हैं, जिससे कि हम ये मान सकें कि यहाँ पे समानता की बात की गई है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें आता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। की संविधान के बारे में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। गिव रीजन वाई ईच ऑफ दिस इज़ ट्रू और नॉट। इनको हमें बताना है कि अगर ये सही है तो क्यों नहीं है और गलत है तो क्यों है। द फर्स्ट इन्होंने दिया है, द अथॉरिटी ऑफ द रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सेम एज दैट ऑफ एनी अदर लॉ। कि संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। तो दिस इज़ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस द अथॉरिटी ऑफ रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मच मोर दैन ऑफ एंड अदर लॉ। कि किसी भी दूसरे लॉ के से ज़्यादा जो है संविधान पावरफुल है, वो सुप्रीम पावर हम उसे कह सकते हैं। सेकेंड है, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म। कि संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह से होगा। नो, इट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। कैसे बनाए जाएंगे उनको हम कह सकते हैं। थर्ड है, राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कि नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख जो है वो भी संविधान में स्पष्ट रूप से है। दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स ऑफ सिटीजन दिए गए हैं, लिमिट्स दी गई हैं, पावर्स गवर्नमेंट के दिए गए हैं, यानी हर चीज़ को यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। लास्ट इसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट इंस्टीट्यूशंस नॉट अबाउट वैल्यूज़। कि संविधान जो है संस्थाओं की चर्चा करता है, उनका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच डिफरेंट वैल्यूज़ आर बीन इनकलकेटेड। जबकि हम ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी इंस्टीट्यूशंस को गो थ्रू करता है और उनके वैल्यूज़ को इनकलकेट करता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर्स। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।